रहेगा। मतलब जब तक आप रीनल सिस्टम पढ़ोगे तब तक नेफ्रॉन का जिक्र होता रहेगा बेटा, है ना। तो भाई देखो, ये जो नेफ्रॉन्स हैं, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 से 1.5 लाख, किसने बोला? मिलियन। 1 से लेकर के 1.2 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 से 12 लाख। दोनों किडनी में कितने हो गए? 20 से 24 लाख के बीच में हो गए। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन बोथ किडनीज आर अबाउट 20 to 24 lakhs, है ना। बट The total nephrons are divided into 2 types। कि जितने भी नेफ्रॉन होते हैं बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। सर 2 प्रकार के नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं? तो यू कैन सी हियर, एक जो नेफ्रॉन है बेटा, उसको अपन कहते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बेटा? कोर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा जो नेफ्रॉन होता है बेटा, इसे कहा जाता है जैक्स्टा। इसे क्या कहा जाता है? जैक्स्टा ग्लोमेरुलर। जैक्स्टा ग्लोमेरुलर, यस, जैक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। There are 2 types of nephron. First one is cortical nephron and second one is juxtaglomerular nephron। यानी कि कैटेगरी की बात करें तो 2 प्रकार के नेफ्रॉन हैं, एक कोर्टिकल है और एक कौन सा है? जुक्स्टामेडुलर है। ध्यान से देखना बेटा, ये जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये 80 से 90% होते हैं। मतलब जितने भी नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, उनमें सबसे ज्यादा कौन से नेफ्रॉन होते हैं? कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और सबसे कम जो होते हैं, मतलब रिमेनिंग कितना है? 10 से 20%। कौन सा है बेटा? जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। अब देखो, आप कोई क्वेश्चन डील कर रहे हो, क्वेश्चन किसी भी नेचर का है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? कि द मेजर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी इज कोर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसा कोई एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और आपने ये चीज नहीं पढ़ी, तो बेटा डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के साथ में डील नहीं कर सकते, केवल एक लाइन की वजह से। किसकी वजह से? सारी चीजें पता आपको, लेकिन इसके बारे में अब नहीं पता, तो आपको क्या पता कि ऐसा होता है या नहीं होता। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में इस क्वेश्चन से आप खुशी खुशी के साथ में आप डील करोगे कि हमें पता है कि किडनी के अंदर जो कोर्टिकल नेफ्रॉन, इसकी संख्या क्या होती है? मेजर ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये बात तो क्या है? सही है। अब देख लो भाई, उसने सही के लिए कहा है या फिर इनकरेक्ट के लिए कहा है, जैसा भी चूज करने के लिए कहा वो हम क्या कर लेंगे? चूज कर लेंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आज के समय में ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में अगर कैंडिडेट नॉलेज रखता है तो ही वो इस क्वेश्चन से डील कर सकता है, नहीं तो वो उस क्वेश्चन से ठीक तरीके से डील नहीं कर पाएगा। उसका ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं होने वाला है, गलत होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और आजकल ऐसे क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम हो गई कि क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर माइंड में आया और वो आंसर ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिल जाए, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है बेटा। आजकल क्वेश्चन का आंसर डिपेंड इस बात पे करता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। अवेलेबल ऑप्शंस के आधार पर डिपेंड करता है किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। केवल क्वेश्चन पढ़ करके ही सीधा आंसर नहीं लगाया जाता है, ऐसा पेपर आजकल नहीं आता है। पुराने जमाने में आता था, है ना, वो सतयुग में आता था, द्वापर में आता था, कलयुग में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ ना, इसलिए आपको बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है ना। हाँ, केवल मोस्ट कॉमन, लेस कॉमन, मोटा मोटा, मेजर मेजर, सुपरफिशियल पढ़ने से बात नहीं बनने वाली है। ऐसा करोगे तो जहां आज हो कल भी वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ना है बेटा, है ना। जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी और सी 2, 4, 5, 10 बातें और ध्यान में रख लो। इतनी बातें जब ध्यान में रखी जा सकती है तो 2, 5, 10 और सही। भाई अगर कोई व्यक्ति 10 रोटी खा सकता है, कितनी रोटी खा सकता है? तो 12-13 रोटी खाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है ये कोई बड़ी बात? बिल्कुल नहीं है, खा सकता है। तो आप जब इतना पढ़ रहे हो तो 5, 10, 20 चीजें और ठीक से ही है ना।
वो भी आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो साहब दो प्रकार के नेफ्रॉन हैं, एक तो है कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा कौन सा है, जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर। कोर्टिकल 80 से 90% होता है और जेक्स्ट्रा कितना होता है 10 to 20%। वो एक बच्चा पानी पिलाओ यार थोड़ा लाके, है साइड है, थैंक यू, है पानी रखा हुआ था। हाँ भाई, तो देखो देखो आप इस तरफ देखो है ना, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो बेटा, ये पिरामिड है। ये क्या है, रीनल पिरामिड है, जो कि कहां पर पाया जाता है बेटा, मेडुला में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मेडुला। अब देखिए विचित्र बात क्या है सर, विचित्र बात यह है कि इस रीनल पिरामिड को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। रीनल पिरामिड को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट। सर कौन कौन से में, ये तो हो गया अपर, ये तो कौन सा हो गया बेटा, रीनल पिरामिड का अपर पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, लोअर पार्ट। दिस इज लोअर पार्ट। इसी प्रकार इसमें भी ये कौन सा हो गया, रीनल पिरामिड का अपर पार्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा, इस रीनल पिरामिड का कौन सा पार्ट हो गया, लोअर पार्ट हो गया। क्लियर बेटा, यस और नो? अरे भाई बोलो तो सही। अब देखो भाई रीनल पिरामिड में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, और अभी अपने पढ़ा कि साहब नेफ्रॉन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो कोर्टिकल और एक कौन सा, जेक्स्ट्रा मेडुलारे। कोर्टिकल का मतलब थोड़ा सा नाम पे फोकस करो कि एक तो कौन सा था, कोर्टिकल नेफ्रॉन। कोर्टिकल ऐसा नेफ्रॉन जिसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, कुछ हिस्सा किसमें होता है, और कुछ हिस्सा किसमें होता है, मेडुला। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ही पोर्शन किसमें चला जाता है, कॉर्टेक्स में। और जेक्स्ट्रा मेडुलार का मतलब देखो, मेडुलार है मतलब ऐसा नेफ्रॉन जो कि मैक्सिमम किसमें होता है, मेडुला में होता है, उसे क्या कहते हैं, जेक्स्ट्रा मेडुलार। और जेक्स्ट्रा मेडुलार नेफ्रॉन कम ही पाए जाते हैं, 10 से 20% ही होते हैं दोनों किडनियों में। कितने होते हैं बेटा, 10 से 20%। सर ठीक है ये बात तो, लेकिन आखिर ये कोर्टिकल नेफ्रॉन और ये जेक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन होते कैसे? तो देखो भाई मैं यहाँ पर एक नेफ्रॉन बना रहा हूँ ना, मैं कोर्टिकल नेफ्रॉन बना रहा हूँ। कौन सा बना रहा हूँ, अब नाम कोर्टिकल है, मेजर पार्ट मतलब ज्यादातर पार्ट किसमें होगा, कोर्टेक्स में होगा। तो देखो भाई नेफ्रॉन का जो मेन पार्ट होता है वो तो होता है रीनल कॉर्पुजल या मालपीजियन कॉर्पुजल, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल होता है, बिकॉज फिल्ट्रेशन तो वहीं पे होता है। फिल्ट्रेशन तो कहां पर होता है, मालपीजियन कॉर्पुजल के अंदर होता है फिल्ट्रेशन। तो भाई यहाँ पर हमने बनाया कि दिस इज द मालपीजियन कॉर्पुजल, देन दिस इज पीसीटी। ये क्या है बेटा, पीसीटी है। और यू कैन सी हियर दिस इज लूप ऑफ हेनले, है ना, दिस इज लूप ऑफ हेनले। और हियर यू कैन से दिस इज डीसीटी, यस दिस इज डीसीटी। तो भाई देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेटा, ये अफरेंट आर्टीरियोल है जो कि अंदर आ रहा है, और बाहर जाने वाला कौन सा, इफरेंट आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल के बाद में क्या है, कैपिलरी। सो दीज और कैपिलरीज आज फाउंड सराउंडिंग और अराउंड द रीनल ट्यूबल्स, मतलब रीनल ट्यूबल्स के चारों तरफ ये कैपिलरी होती है। और आपने पहले भी पढ़ रखा है बेटा, जो कैपिलरी रीनल ट्यूबल के चारों तरफ होती है इन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैराट्यूबुलर कैपिलरीज। हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, पैराट्यूबुलर। सो ग्लोमेरुलस बना, कैपिलरी क्लस्टर बना, यहाँ से आर्टीरियोल बाहर निकला, और बाहर निकलने वाले वो क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल। अंदर जाने वाले वो क्या कहते हैं। अब तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा फ्रेंड और कौन सा इफरेंट, दैट्स वेरी सिंपल। कैसे, अल्फाबेटिकली, आपको कोई एग्जिट कोई एंटर वाला लोचा ही नहीं करना है, सीधा अल्फाबेट के ऊपर चलना है, क्योंकि आपको पता है अंदर आने वाला अफ्रेंड और बाहर जाने वाला इफरेंट। आर्टीरियोल है सब, आर्टीरियोल के बाद में कौन सी ब्लड वेसल आती है, कैपिलरी। तो ये कैपिलरी किसके चारों तरफ रहती है,
ताकि ट्यूब से क्या हो सके, रीअब्जॉर्प्शन हो सके, और ट्यूब के अंदर क्या हो सके, सीक्रेशन हो सके बेटा। इसीलिए कैपिलरी किसको सराउंड करती है, रीनल ट्यूबल्स को, और इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, पैरा ट्यूबुलर कैपिलरी। अब इस नेफ्रॉन को आप ध्यान से देखिए बेटा, इसको आप देख पा रहे हैं कि ये जो नेफ्रॉन है ये केवल मेडुला के अपर पार्ट में ही है, मेडुला के लोअर पार्ट में बिल्कुल भी नेफ्रॉन है नहीं है। मतलब इनर पार्ट में मेडुला के में नेफ्रॉन है नहीं है, मतलब कि ऊपर ऊपर के पार्ट में ही है, मतलब कि अपर पार्ट में ही है। और नेफ्रॉन, अधिकतर नेफ्रॉन क्या है, मेडुला से बाहर है, और मेडुला किसमें, मतलब कि पिरामिड से बाहर है, और पिरामिड के बाहर कौन होता है, इधर ये कौन है, कोर्टेक्स है। मतलब ये नेफ्रॉन किसमें है, कोर्टेक्स में है। इसलिए इन नेफ्रॉन को अपन क्या कहते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये रीनल पिरामिड से थोड़ा बाहर होता है, कुछ रीनल पिरामिड के अंदर होता है, और अंदर भी केवल कहां तक होता है, रीनल पिरामिड के अपर पार्ट तक होता है, इनर पार्ट में बिल्कुल भी नहीं होता। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा नेफ्रॉन बना रहा हूं बेटा, जो कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। यहाँ पे आप बेटा एक इस नेफ्रॉन को देखिएगा, एक आप इस नेफ्रॉन को देखिएगा, ये बोमेंस कैप्सूल है ना, ये अफरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस, और ये इफरेंट आर्टेरियोल। और हियर यू कैन से दिस इज यस, व्हाट इज दिस इज PCT, यस दिस इज PCT, this is PCT, you can say this is PCT, yes like this है ना। तो भाई देखो, इस नेफ्रॉन में और पहले वाले नेफ्रॉन में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा होगा। सर क्या नजर आ रहा है, ये नेफ्रॉन पूरे रीनल पिरामिड में है, मतलब अपर पार्ट में भी आ रहा है और लोअर पार्ट में। और देखो कितना सा पार्ट पिरामिड से बाहर है, थोड़ा सा ही पार्ट क्या है, पिरामिड से बाहर है। इन्हें कहते हैं मेडुलर नेफ्रॉन, इन्हें क्या कहते हैं। और हाउ कैन यू फॉरगेट द नेम ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज नोन एज बाय द नेम ऑफ जेजी सेल, हम उसे क्या कहते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। दूसरा नाम मैकेनो रिसेप्टर, तीसरा नाम मॉडिफाइड बैरो रिसेप्टर। तो बेटा इन्हीं नेफ्रॉन के अफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर जेजी सेल पाई जाती है, जो रेनिन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करती है। इनके ऊपर सामान्यतः नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। कहां पर होती है, इन नेफ्रॉन के अंदर होती हैं। जो नेफ्रॉन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किस में होता है, रीनल पिरामिड के अंदर होता है, उनमें जेजी सेल पाई जाती है। और इस प्रकार के नेफ्रॉन को जो मैक्सिमम रीनल पिरामिड के अंदर होते हैं, अपर और इनर या लोअर दोनों पार्ट में नेफ्रॉन होता है, उसे कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। So we can say label what, how कि this is juxtamedular nephron, and as you can see this is cortical nephron। बेटा ये कौन सा नेफ्रॉन है, कोर्टिकल नेफ्रॉन, और ये कौन सा नेफ्रॉन है, जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। यहां पर एक चीज आप देखना, क्या देखना सर, कि यू कैन सी हियर ये इफरेंट आर्टेरियोल था, है ना, ये इफरेंट आर्टेरियोल था। और ये क्या है साहब, ये क्या है, मैंने जो पिंक कलर से रेड कलर से बनाया है, ये क्या है, ये क्या है, कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी है, पैराट्यूबुलर। एक बार ध्यान से देखना, ये कैपिलरी है एक तो, है ना, और एक ये कैपिलरी है। कोई अंतर डिफरेंस नजर आ रहा है क्या दोनों कैपिलरी में, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, और ये क्या है, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो कोर्टिकल नेफ्रॉन में पाई जाती है, उसे कहा जाता है पैराट्यूबुलर कैपिलरी। लेकिन बेटा जो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होता है, होती तो इसमें भी यही कैपिलरी है, लेकिन ये स्ट्रेट होती है। कैसी होती है, इसलिए स्ट्रेट होने की वजह से इसे पैराट्यूबुलर कैपिलरी नहीं कहते हैं। है तो कैपिलरी ही, लेकिन क्या नहीं कहते,
पैरा ट्यूबुलर कैपिलरी नहीं कहते बेटा, इस कैपिलरी को कहा जाता है सर, क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है VESA, वैसा रेक्टा। इसे क्या कहा जाता है बेटा, वैसा रेक्टा कहा जाता है। रेक्टा बोले तो रेक्टा का मतलब होता है स्ट्रेट, रेक्टा का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। वैसा का मतलब वेसल्स, वेसल्स मतलब कैपिलरी, कौन सी वेसल्स, कैपिलरी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जेक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन होता है उसमें कौन सी कैपिलरी पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, वैसा रेक्टा। वैसा मतलब वेसल्स मतलब कैपिलरी, और रेक्टा मतलब स्ट्रेट, मतलब यहाँ पे कौन सी कैपिलरी पाई जाती है, स्ट्रेट कैपिलरी पाई जाती है। कौन सी कैपिलरी होती है लल्ला, स्ट्रेट कैपिलरी। आप कल आए थे दोपहर में, आप नहीं आए थे कल, पहली क्लास आपकी, कल मतलब परसों, हाँ पहली क्लास आपकी। एक सर क्या पढ़ रहे थे, कार्डियोवैस्कुलर। कौन सर ने पढ़ाया कार्डियोवैस्कुलर, राहुल सर ने पढ़ाया है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। आज हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, किडनी पढ़ रहे हैं। किडनी को कौन सा बॉडी सिस्टम कहते हैं, रीनल सिस्टम में आता है, या फिर इसे यूरिनरी और एक्सक्रिएटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है ना, वो हम पढ़ रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। क्योंकि जो लोग बीच में क्लास में बैठते हैं उनको चीजें कम ही पकड़ में आती है, क्योंकि बहुत सी चीजें हम पढ़ चुके हैं और वो उसने पहले पढ़ी नहीं, बिकॉज उससे पहले क्लास ली नहीं है, अब बीच में क्लास ले रहा है तो थोड़ी लघु शंका हो सकती है, कुछ बच्चों को दीर्घ शंका भी हो सकती है ना, जो बीच में क्लास में बैठते हैं ना। हाँ तो भाई इस तरह से आपने जाना कि साहब हमारी किडनी के अंदर दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं साहब, जिनका नाम क्या है, एक का नाम कोर्टिकल है और एक का नाम क्या है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहां से ध्यान से देखिए है ना, मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं और मेरे साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी बना लो वो स्ट्रक्चर है ना, मेरे साथ साथ आप भी बना लो भाई है ना। हाँ देखने से आपको कुछ आइडिया तो लग रहा होगा कि मैं ये क्या बना रहा हूं, पिरामिड्स बना रहा हूं। यस वेरी गुड एक्सीलेंट। सो भाई ये क्या है, पिरामिड्स। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ना, 5-7 बनाएंगे ना तो अच्छी लेबलिंग कर पाओगे आप है ना, मतलब हर एक चीज को आप नोट कर पाओगे ना, बड़े में थोड़ा सा लेबलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। भाई देखो स्पेस की कमी की वजह से हम इतने ही पिरामिड बना पा रहे हैं, बल्कि किडनी में पिरामिड की संख्या लगभग कितनी होती है, 18 होती है, लेकिन ड्यू टू लैकिंग ऑफ स्पेस हम इतना ही बना पा रहे हैं। छोटे बना सकते हैं लेकिन छोटे बनाएंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी माइनर चीजें आएंगी कि अगर खिचड़ी बन जाएगी तो फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगी। भाई देख यहाँ पर दीज आर दी स्ट्रक्चर, दीज ऑल आर दी रीनल पिरामिड्स, ये सभी के सभी इन्हें बेटा हम क्या कहते हैं, तो बेटा इन्हें कहते हैं रीनल पिरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, आप देख पा रहे होंगे कि रीनल पिरामिड का ये वाला जो पार्ट है क्या है, ये वाला मतलब टिप वाला जो पार्ट है, रीनल पिरामिड की जो टिप है ये किसकी तरह दिखती है, रीनल पिरामिड की टिप किसकी तरह दिखती है, किसकी तरह दिखती है, जीभ की टिप की तरह। देखो भाई जीभ की टिप भी कैसी होती है, लगभग ऐसी होती है, लगभग क्या ऑलमोस्ट ऐसी होती है, और इस रीनल पिरामिड की टिप भी क्या है, ऐसी है। तो बेटा जीभ को अपन पेपिला के नाम से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो बेटा इस रीनल पिरामिड की जो टिप होती है इसे कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है, तो बेटा इन्हें कहा जाता है पेपिला। क्या कहा जाता है, पेपिला। कोई ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पेपिला, तो आपको कहना है कि पेपिला इज टिप, पेपिला इज टिप, पेपिला इज टिप ऑफ
रीनल पिरामिड कि रीनल पिरामिड की जो टिप होती है इसे क्या कहा जाता है? पेपिला कहा जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? अब यहां से देखिएगा बेटा कि ईच और एवरी पेपिला, हर पेपिला से एक डक्ट निकलती है। ये देखिए, हर एक पेपिला से क्या निकलती है बेटा? एक डक्ट निकलती है, मतलब ट्यूब निकलती है, जो कि इस पेपिला से मतलब कि इस रीनल पिरामिड से किसको लेकर के आती है? यूरिन को लेकर के आती है। भाई रीनल पिरामिड में क्या है? नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन में क्या बनता है? यूरिन। तो यूरिन बन करके और इन डक्ट के थ्रू क्या आता है? आगे आता है। आपको ध्यान रखना है बेटा, इन डक्ट्स को क्या कहा जाता है? बेटा इन डक्ट्स को कहा जाता है माइनर कैलिक्स। इन डक्ट्स को क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। कैलिक्स जो शब्द होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के लिए काम में लिया जाता है। कैलिक्स शब्द किसके लिए काम में लेते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के लिए। और बिल्कुल ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, और ये छोटी होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम इसे माइनर कैलिक्स कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, सर क्या कि 2 या 3, क्या 2 या फिर 3, 2 या फिर 3 कैलिक्स आपस में मिलकर के और एक बड़ी ट्यूब बना लेती। देखो 1 2 3, ये 3 माइनर कैलिक्स मिलकर के और क्या बना रही है? एक बड़ी ट्यूब बना रही है बेटा। इसको कहते हैं मेजर कैलिक्स। इसे क्या कहते हैं अपन? मेजर कैलिक्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो मेजर कैलिक्स किससे बनती है? वह 2 और मोर माइनर कैलिक्स फ्यूजेस टू ईच अदर एंड फॉर्म मेजर कैलिक्स। कि जब 2 या 2 से अधिक माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या बनती है? मेजर कैलिक्स बनती है। और इस डायग्राम में आपने देखा 1 2 3 माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज हुए, तो बेटा एक क्या बना? कैलिक्स बना, जो कि पिछली वाली से बड़ा था, इसलिए हमने इसे क्या कहा? मेजर कैलिक्स का। इसी प्रकार इधर भी बेटा आप देख सकते हो, है ना, क्या कि ये 2 जो माइनर कैलिक्स हैं ये भी आपस में मिल गए और एक बड़ा ट्यूब बन गया। इसको भी हम क्या कहेंगे? मेजर कैलिक्स। कहीं पर 2 माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर मेजर कैलिक्स बनाती है, कहीं पर 3 माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर के मेजर कैलिक्स बनाती है। तो अपन एक बात कह सकते हैं कि 2 से लेकर के और 3 माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? मेजर कैलिक्स। किसका फॉर्मेशन होता है? अब भाई देखो, नेफ्रॉन से यूरिन आया रीनल पिरामिड में, फिर रीनल पिरामिड से पेपिला से होता हुआ ये किसमें गया? माइनर कैलिक्स में, फिर माइनर कैलिक्स से किसमें गया? मेजर कैलिक्स में। ठीक है सर। अब मेजर कैलिक्स से कहां जाएगा सर ये? अब ये मेजर कैलिक्स से कहां जाएगा? तो बेटा ये यूरिन इस मेजर कैलिक्स से जाएगा बेटा सर, कहां जाएगा? रीनल पेल्विस में। आपने नाम सुना होगा रीनल पेल्विस का, है ना, रीनल पेल्विस। केवल गायनेकोइड पेल्विस ही नहीं होती है ना, रीनल पेल्विस भी होती है बेटा, है ना। हाँ, सो यू कैन से दिस इज रीनल पेल्विस। मतलब कि जो मेजर कैलिक्स होते हैं ये यूरिन को किसमें ड्रेन करती हैं? रीनल पेल्विस के अंदर, जो कि फ्यूनल शेप होती है। आप देख सकते हो किस शेप की है? फ्यूनल शेप की होती है। और अब देखिएगा बेटा, इस रीनल पेल्विस से ये जो यूरिन होता है ये किसके द्वारा? बाई यूरेटर के द्वारा ये यूरिन किस में चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। किस में चला जाता है? यूरिनरी। सो वी कैन से लेबल हियर दिस इज यूरेटर। ये क्या है बेटा? यूरेटर है। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है बेटा। दोनों किडनी से क्या निकलता है? एक एक यूरेटर निकलता है। एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। ये डायग्राम बहुत कुछ कह रहा है। हालांकि यहाँ पर शब्द 5-7 ही है। शब्द यहाँ पे कितने हैं? लेकिन लिखो तो 1.5 पेज इसके बारे में बढ़ जाए। लेकिन लिखने का नाम कंपटीशन नहीं है, समझने का नाम कंपटीशन है। लिखने का नाम क्या नहीं है?
कंपटीशन नहीं है बेटा, समझने का नाम क्या है, कंपटीशन है। पुस्तक बस आपको ऐसा समझाती नहीं है, बल्कि लिखा तो पुस्तक में भी ऐसा ही है। और हर कोई टीचर भाई अपनी अम्मा के पेट से तो सीख करके नहीं आया, या तो अपने गुरुजी से सीखा है या फिर पुस्तक से सीखा है, दोनों से ही सीखा है बेटा, है ना। हाँ, और बस वो इजी वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता है। अगर जिस वक्त समझाया जा रहा है उस वक्त फिजिकली के साथ साथ में आप मेंटली भी क्लास में प्रेजेंट हो, और पढ़ते समय अगर अटेंटिव रहते हो तो सभी चीजें आपको समझ में आएंगे बेटा। और फिर क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे, और क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर भी आप उसका समझ में आएगा, और सही सही आंसर लगा पाओ। जैसा कि अपन ने पढ़ा बेटा कि किडनी का इनर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है, बताओ मुझे, कौन सा होता है, मेडुला। मेडुला के अंदर क्या पाए जाते हैं, किडनी में पिरामिड की संख्या कितनी होती है, 8 से 18 होती है। एक सब में कहे तो कितना कहेंगे, 18 कहते हैं। इन पिरामिड में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, कोर्टिकल नेफ्रॉन कितने % होते हैं, जेक्स्ट्रा मेडुलारे। अगर आपसे मैं कहूंगी जेक्स्ट्रा मेडुलार जो नेफ्रॉन होता है उसमें ट्यूबल्स के चारों तरफ पाई जाने वाली वेसल्स को क्या कहते हैं, वैसा रेक्टा। वैसा बोले तो वेसल्स, कौन सी वेसल्स, कैपिलरी। रेक्टा बोले तो स्ट्रेट, मतलब ये कैपिलरी कैसी होती है, सीधी होती है ना। आप इमेजिंग भी नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल का नेटवर्क जो है ना, ये 80 से 90 हजार किलोमीटर लंबा है। 80 से 90 हजार सेंटीमीटर, इंच, मीटर नहीं, किलोमीटर। अमेरिका चले जाओ तुम, अमेरिका क्या पूरी, मतलब कि 80 से 90 हजार इतनी लंबाई होती है कि आप पृथ्वी के 2 से 3 चक्कर लगा सकते हो। पूरी पृथ्वी के कितने लगा सकते हो, 2 से 3 चक्कर लगा सकते हो, इतनी लंबाई ये 80 से 90 हजार। और हमारे शरीर में जो वेसल्स का नेटवर्क है वो कितना है, 80 से 90 हजार किलोमीटर है। 80 to 90,000 किलोमीटर, नोट मीटर, किलोमीटर। क्या है, किलोमीटर। जैसे कि एओर्टा से बात शुरू होती है और बात कहां जाके रुकती है, कैपिलरी। और अभी भी रुकी नहीं है, कैपिलरी से फिर क्या, वेन्यूल, छोटी छोटी कितनी वेन, फिर बड़ी वेन, और फिर वेना केवा से हार्ट पे आकर के बात फिर से रुक गई। मतलब जहां से बात शुरू हुई वहीं पर क्या हो जाती है, खत्म। हार्ट से शुरू हुई एओर्टा, और हार्ट पे आके क्या हो गया, खत्म, वेना केवा। कहां पर खत्म हो गया, हार्ट पे। तो हम इन सारी वेसल्स को इंक्लूडेड कैपिलरी अगर निकाल करके ऐसे लंबाई में रखते जाएं तो 80 से 90 हजार किलोमीटर लंबा नेटवर्क होता है, जो कि हर किसी को ऐसी बात हजम नहीं होती है। लेकिन बेटा सत्य है ही चीज ऐसी कि एक बार में क्या नहीं होता, हजम नहीं होता। लेकिन बेटा आपको हजम करना ही पड़ेगा, है ना, और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम चाहे कहीं भी पढ़ लेना, इतना ही लंबा नेटवर्क होता है, 80 से 90 हजार किलोमीटर, है ना, लंबा नेटवर्क। क्या, देखो बेटा वैसे तो ये जीएस की बात है, जनरल साइंस की बात है ना, और हमारे एग्जाम में 20% जनरल एप्टीट्यूड होता है ना, जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अमेरिका के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज जनरल एप्टीट्यूड में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बेटा यही पूछा जाएगा कि हाउ मच लॉन्ग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स का हाउ मच लॉन्ग, कितना लंबा नेटवर्क पाया जाता है। तो 80 to 90,000 किलोमीटर, 80 से 90 हजार किलोमीटर वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, ठीक करना है ना। हाँ, तो भाई देखो रीनल पिरामिड में क्या है, नेफ्रॉन, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि रीनल पिरामिड के टिप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपिला। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसकी तरह होता है, से। पेपिला कहाँ पाए जाते हैं, टंग में पाए जाते हैं ना, तो इसकी शेप टंग की तरह होती है रीनल पिरामिड के टिप की शेप, इसलिए बेटा इसे क्या कहते हैं, पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे। और देखो पेपिला से क्या निकलती है,
एक डक्ट, हर एक पेपिला से क्या निकलती है, एक डक्ट निकलती है बेटा, जिसे क्या कहते हैं, माइनर कैलिक्स। और 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलकर के एक बड़ा कैलिक्स बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स। और ये जो मेजर कैलिक्स होते हैं बेटा, ये किस में ओपन होते हैं, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से कौन कनेक्ट रहता है, यूरेटर। अब देखो पिरामिड से यूरिन आया माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से किस में आया। तो बेटा अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे बता दो कि जो क्वेश्चन किसी पुस्तक में लिखे हुए हैं वो कितने का आते हैं, जो क्वेश्चन किसी भी पुस्तक में है। अभी आपने नोटसेट 2022 का पेपर दिया, या आपके किसी भाई बहन ने दिया होगा, है ना, दोस्त ने दिया होगा, तो उनसे पूछना कि भाई पीआर यादव में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कितने आए हैं। तुमने पूरी पीआर यादव पढ़ी है, तुमने पूरी टारगेट आई पढ़ी है, कितने क्वेश्चन आए हैं बताओ। तुमने किसी ने तो एनक्लेक्स भी पढ़ी होगी, बताओ एनक्लेक्स में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं कितने आए हैं। तुमने प्रीति अग्रवाल पढ़ी है, बताओ कितने क्वेश्चन आए हैं, 5, 10, 20 आए होंगे। 200 में से 5, 10, 20 क्या मायने रखते हैं। तो साहब 180 क्वेश्चन कहां से आए, किसी पुस्तक में है ही नहीं, लिखे हुए नहीं हुए। लेकिन अगर थ्योरी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, तो वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। माना किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन थ्योरी पढ़ी है तो एक भी क्वेश्चन क्या नहीं जाएगा, किसी भी पुस्तक में। भाई देखो, मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने रीनल सिस्टम का एनक्लेक्स भी पढ़ा है, तीनों वर्जन, लिपिन कोड का, मोसबी का और सोंदर्स का। आपकी पीआर के क्वेश्चन भी पढ़े हैं, टारगेट आई के क्वेश्चन भी, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, क्या व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीनल ट्रैक्ट, कि रीनल ट्रैक्ट का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीनल ट्रैक्ट। कहीं पर भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर अपने दिमाग से ये क्वेश्चन बना सकता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीनल ट्रैक्ट। और ऑप्शन में डाल दिया क्या कि साहब, ऑप्शन में डाल दिया माइनर कैलिक्स, रीनल पिरामिड, पेल्विस, मेजर कैलिक्स और यूरेटर। ऑप्शन में डाल दिया रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और मेडुला, और फिर माइनर कैलिक्स। और ऑप्शन में डाल दिया मेडुला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर। और ऑप्शन में डाल दिया मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेडुला, यूरेटर और रीनल पेल्विस। बताइए कौन से वाला करेक्ट सीक्वेंस है, सी वाला। कौन से वाला है, जहां पहले मेडुला था, फिर माइनर कैलिक्स था, फिर मेजर कैलिक्स था, फिर रीनल पेल्विस था, और फिर क्या था, ये करेक्ट सीक्वेंस है किसका, रीनल ट्रैक्ट का। किसी पुस्तक में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। और आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जो किसी पुस्तक में नहीं है। खुद एग्जामिनर थ्योरी को पढ़ करके, या उसे थ्योरी पता होती है, बिकॉज वो अपने से 10, 20, 25, 30 साल क्या है बेटा, एक्सपीरियंस है, तो उसे पता भी ये चीजें, और फिर बुक भी रेफर करते हैं, तो पढ़ करके और अपने दिमाग की संतुलन के द्वारा ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आप केवल क्वेश्चन ही निकालोगे, पीआर से भी निकाल लिया सर क्वेश्चन, टारगेट के भी सारे क्वेश्चन निकाल लिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसे होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं जो किसी पुस्तक में है ही नहीं, है ना। तो अगर थ्योरी पढ़ोगे, कंप्लीट पढ़ोगे, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन बनाए, आपको उस क्वेश्चन को डील करना बेटा आएगा, और सही सही तरीके से आप कर पाओगे, उस क्वेश्चन के साथ में डील कर पाओगे, मतलब उसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इतनी बात क्लियर है बेटा। देखो ये सब चीज जब अपन रीनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें काम आएंगी। पिरामिड भी आएगा, कई बार माइनर कैलरिक्स में डिफेक्ट होता है, कई बार मेजर में होता है, कई बार रीनल पेल्विस में होता है। तो अब जहां पर भी माइनर कैलिक्स का नाम आएगा, समझ जाएगा पेपिला वाली ट्यूब है। मेजर कैलिक्स का नाम आया, 2-3 माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर ट्यूब बनाते हैं, उसे मेजर कैलिक्स कहते हैं। रीनल पेल्विस का नाम आया, हाँ वो जो माइनर कैलिक्स जिसमें डालती है फ्यूनल शेप होती है, वो क्या है, रीनल पेल्विस, वो क्या है, रीनल पेल्विस है। तो मतलब सब देखते आपके माइंड में क्या बन जाएगा, आइडिया बनते ही आपका माइंड करेगा उनको कोरिलेट कि ये ऐसा है, ये ऐसा और ये ऐसा है, तो इसका आंसर ही होगा। इसे कहते हैं कोरिलेशन और इंटरप्रिटेशन।
जो कि तभी कर सकते हो जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो, नहीं तो फिर आप कोरिलेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, रटोगे तो कदापि भी नहीं कर पाओगे। अब भाई देखो, एक थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं, शायद अपन आज से एमएसएन पढ़ेंगे, शायद क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद में, है ना। लेकिन थोड़ी सी नॉलेज आपको बेटा होनी चाहिए, किसके बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। किसके बारे में होनी चाहिए, यूरिनरी, ए नंबर नहीं, ए बंडल ऑफ कुशंस यूरिनरी ब्लैडर से बनते हैं। एक कुशन ही, कुशंस का एक बंडल, और एक बंडल में एक चीज नहीं होती, अनेक होती है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर से क्या बनते हैं, अनेक सारे कुशन बनते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका होता है, इन सारे कुशंस को, ढेरों सारे कुशन को हम एक डायग्राम में समेट लेंगे। एक नहीं है, अनेक क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चंस को विथ कंसेप्ट और विथ ए अलाइड सीक्वेंस के साथ में एक डायग्राम के अंदर हम उसे समझ लेंगे। सर कैसे समझ लेंगे, कि भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस डायग्राम में मैं ये जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं बेटा, ये मैं अगला पेज ले लेता हूं ना, ताकि अच्छा से डायग्राम बन पाए वो, है ना। हाँ, तो इसमें बेटा आप देख पाएंगे, थोड़ा मैं इसको इरेज भी कर देता हूं। हाँ, तो यू कैन सी हियर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आप देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। कुछ बेटा ऐसी शेप होती है, किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि साहब आपको यहां पर 3 ओपनिंग दिख रही है। क्या दिख रही है बेटा, 3, और 3 ओपनिंग को कहते हैं ट्राइगोन। क्या कहते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। हार्ट आपको ऑप्शन में दे दिया, ब्रेन आपको ऑप्शन में दे दिया, या ब्रेन का कोई पार्टस डराने वाला हिप्पोकैम्पस दे दिया, सेरेबेलम ऐसे डराने के लिए एग्जामिनर ने दे दिया, है ना। और यूरिनरी ब्लैडर आपको दे दिया, जिसके बच्चों ने हल्के में ले लिया कि ब्लैडर थोड़ी आंसर हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। हाँ, और बड़ा लीवर दे दिया आपको, है ना, लीवर का कोई भी पार्ट उठा करके कोई पोस्टीरियर लोब दे दिया, है ना, ऐसा दे करके। तो बेटा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसमें 3 ओपनिंग पाई जाती है। कितनी ओपनिंग पाई जाती है, और यहाँ पे आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हो कि ऊपर की तरफ ये जो ओपनिंग है बेटा, ये राइट यूरेटर की है, और इधर ये कौन से की है, लेफ्ट यूरेटर की है। यू कैन लेबल हियर, दीज आर यूरेटर्स। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, यूरेट। और नीचे की तरफ ये जो आप देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, यूरेथ्रा। ये क्या है भाई, URETHRA, यूरेथ्रा है ये। तो मतलब 2 ओपनिंग यूरेटर की होगी और एक किसकी होगी, यूरेथ्रा की होगी। तो मतलब ये क्या हो गया भाई, ट्राइगोन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये ट्राइगोन हो गया। ठीक है सर, अगले तथ्य की अपन बात करते हैं। आपने एपिथेलियल सेल्स का नाम सुना होगा, है ना। हर ऑर्गन में लगभग अलग अलग प्रकार की एपिथेलियल पाई जाती है। आपके ईसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है, ट्रेकिया में और फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम में पाई जाती है ना। वेजाइना के अंदर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि भाई हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, बेटा यहाँ पर सबसे ही डिफरेंट एक विशेष प्रकार की एपिथेलियम होती है, जो कि मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से बना रहा हूं। ये जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये एक विशेष प्रकार की एपिथेलियम है, जो कि सब कहां पर पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। सर इन एपिथेलियल सेल्स का नाम क्या है, तो बेटा इन्हें कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं भैया में से, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, या ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। सर इनकी विशेष बात क्या है, वो भी बेटा मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूं। इनकी बेटा विशेष बात यह है कि ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल हैं, इनमें बेटा एबिलिटी पाई जाती है। दीज सेल्स
have ability to stretch. These cells have ability to stretch. स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब खिंचाव, जैसे कि रबड़ होता है उसको हम कितना भी क्या कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, टूटता नहीं है। क्या नहीं होता है बेटा, टूटता नहीं है। हम रबड़ की, माना कि किसी रबड़ की ये लेंथ है, इतनी लेंथ है ना, हम इसको स्ट्रेच करके इतना बड़ा कर देते, फिर भी ये नहीं टूटता, फिर भी ये नहीं टूटता। और माना कि आपके पास में कोई और चीज, माना कि ये वायर है, इसको हम अगर स्ट्रेच करें तो ये जल्दी ही टूट जाएगा, ये जल्दी ही टूट जाए, मतलब खराब हो जाएगा। और खराब चीज मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो देखो, ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट होता है तो ब्लैडर में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है। तो अगर ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं होएगी तो ब्लैडर रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैडर रप्चर हो जाएगा। तो इस ब्लैडर को स्ट्रेच करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेच करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। तो बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम की क्या विशेषता होती है कि दीज एपिथेलियम्स हैव द एबिलिटी ऑफ स्ट्रेचिंग, इनके अंदर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच होने की एबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है सर। अब देखिएगा बेटा कि ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। ये देख रहे हैं आप, इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या है बेटा, एक स्पेशल टाइप की क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं। और आप में से क्या कोई बता सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन सी मसल पाई जाती है? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि विच मसल आर प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर? ये जो आपको लाल कलर से दिख रही है बेटा, ये मसल्स, ये क्या है? और यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल पाई जाती है? डेट्रूसार मसल। नाम सुना होगा आपने कभी, कौन सी मसल? डेट्रूसार मसल। देखो, DETRUSOR, डेट्रूसार मसल। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मसल्स आर फाउंड या प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर? तो बेटा आपको कहना है कौन सी मसल पाई जाती है? डेट्रूसार मसल। तो यहां पर ये अपन ने क्या बनाया, डेट्रूसार मसल बनाया। यहां पर मैं आपको एक रिफ्लेक्स के बारे में बताऊंगा जिसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या ही बड़ा मामला होगा। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन। कहीं पर भी रिफ्लेक्स अगर आ जाए तो उसका क्या मतलब है? एक्शन का रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन का मतलब कि उस ऑर्गन में कुछ हुआ, कुछ हलचल उसमें हुई, अब ब्रेन उस हलचल के उत्तर में जवाब भेजेगा, स्टिमुलेशन भेजेगा। क्या भेजेगा? तो मतलब किसी ऑर्गन में कोई हलचल हुई, मतलब कोई एक्शन हुआ, तो ब्रेन इसका क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, मतलब इसका रिएक्ट करेगा, इसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो मतलब एक्शन का क्या हुआ? रिएक्शन। और एक्शन के रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। अमरावती, एक्शन के रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स के नाम से हमें जानते हैं। और यूरिन पास आउट करने के रिफ्लेक्स का नाम है मिक्चुरेशन, बिकॉज मिक्चुरेशन का मतलब आप समझते हैं, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, है ना। तो इसलिए हम इस रिफ्लेक्स को क्या नाम देते हैं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। कोई बड़ी बात नहीं है, इस हायरार्की में आप इस रिफ्लेक्स को भी सीख जाओगे बेटा, इस रिफ्लेक्स को भी आप जानोगे। और ये तो क्या है? दीज आर दी डेट्रूसार मसल्स, है ना। डेट्रूसार मसल है बेटा ये। ओके, है ना। तो देखो भाई, अब अगले तथ्य की अपन यहां से बात करते हैं कि सर वो तथ्य क्या है? ये है यूरेथ्रा। ये क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दो बेटा, यूरेथ्रा के अंदर दो प्रकार के स्पिंटर पाए जाते हैं, है ना। ये देखो, एक वो स्पिंटर तो ये है और एक स्पिंटर ये है। मतलब यूरेथ्रा में कितने स्पिंटर होते हैं बेटा? दो स्पिंटर होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ ये वाला है बेटा, इसे कहा जाता है इंटरनल
इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये जो है बेटा इसे कहा जाता है एक्सटर्नल, इसे कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। पता होने की बात बेटा यहां पर ये है कि ये जो हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो दो स्फिंक्टर हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। लेबलिंग को ध्यान से देखना। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है बेटा, इसमें पाई जाती है स्मूथ मसल। क्या पाई जाती है इसमें? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल बोले तो इनवॉल्यूंटरी मसल। स्मूथ मसल बोले तो कौन सी बेटा? इन, जो कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम हमारी मर्जी से उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करवा सकते, उसे कहते हैं इनवॉल्यूंटरी या फिर स्मूथ मसल। और भैया एक्सटर्नल के अंदर देखना जरा ध्यान से, ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है बेटा, इसके अंदर पाई जाती है स्केलेटल मसल। कौन सी पाई जाती है? स्केलेटल बोले तो वॉल्यूंटरी मसल। स्केलेटल बोले तो कौन सी मसल बेटा? वॉल्यूंटरी मसल। वॉल्यूंटरी का मतलब ऐसी मसल जिनको आप, मैं, हम सब अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं। मतलब हम चाहे तो उस स्फिंक्टर को खोल दे, हम चाहे तो उस स्फिंक्टर को क्या कर ले? बंद कर ले। क्या कर ले बेटा? बंद कर ले। अब देखो भाई, हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज के अपने अपने रिसेप्टर होते हैं। हमारी बॉडी में हर एक चीज के क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। जैसे हमारी सेल्स में, हमारी टिश्यू के अंदर पेन के रिसेप्टर होते हैं, जो पेन के सेंसेशन को लेते हैं और सेंसरी नर्व को दे देती है। सेंसरी नर्व से कहाँ लेके जाती है? ब्रेन के कोर्टेक्स में लेके जाती है, और ब्रेन इसे आइडेंटिफाई करता है कि हाँ ये पेन का सेंसेशन है, उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड करता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर के रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये चीज ठंडी है और ये चीज क्या है? गर्म है। यस और नो? यानी कि हमारी बॉडी में हर एक चीज की क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। तो बेटा इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर receptors are present in urinary bladder and these receptors are known as stretch receptor। ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे कि विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, कि यूरिनरी ब्लैडर में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं बेटा? कौन से पाए जाते हैं? स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब खिंचाव, खिंचाव के प्रति सेंसिटिव। मतलब थोड़ा भी खिंचाव हुआ, ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिव। खिंचाव नहीं हो रहा तो ये रिसेप्टर डीएक्टिव रहेंगे। इससे क्या रहेंगे बेटा? डी। अभी समझ में आएगी कि कैसे एक्टिव होते हैं ये रिसेप्टर। अरे भैया चाय ठंडी हो गई नहीं मेरे तो। ठंडी तो नहीं हुई चाय? नहीं हुई है ना? ज्यादा नहीं हुई है ना, थोड़ी हुई है। चीनी ठीक है? चीनी भी ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आपने तो पी ली, ना पी तो भाई और पी लेना ना। हाँ, ये ना कि सर में चाय नहीं पिलाई, अकेले अकेले नहीं पी ली। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष। कब के पास आउट हो? 2021 के, 20 के, 22 के? 22 के। रिजल्ट आ गया? बीएससी क्या, जीएनएम क्या है बेटा? अभी एग्जाम हो गए, रिजल्ट आना बाकी है अभी, है ना? यूपी के अंदर भी ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका मतलब कि अभी रिजल्ट आया ही नहीं है, उससे पहले कोचिंग करने आ जाते हैं।
मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है ना। यूपी भी धीरे धीरे विकास की तरफ प्रगतिशील हो रहा है ना। हाँ भाई, नहीं तो ये एक ऐसा कहते स्टेट है कि जहां पर ऐसा राज्य है कि जहां पर नर्सिंग पूरी होगी, पूरी होने के बाद में 5 साल 10 साल 7 साल हॉस्पिटल में नौकरी की और वही 5-10 हजार रुपए मिल रहे थे, 5-7 साल तो काम चला लिया। लेकिन अब भाई साहब शादी हो गई, वो आ गई, उसके खर्चे बढ़ गए, बच्चे हो गए, बच्चों की स्कूल की फीस, कपड़े, कभी बैग, कभी पेन, कभी पेपर, कभी पेंसिल, कभी क्या कभी क्या। तो साहब 5-10 हजार से बात नहीं बन रही। किसमें नहीं बन रही? सब ज्यादा पैसे चाहिए। अस्पताल वाले 10 हजार से ऊपर देने से चाहे अस्पताल छोड़ दो भैया, है ना, हम तो इतने दे सकते हैं ना, वो देने से रहे। फिर याद आती कि अरे यार सरकारी वैकेंसी भी निकलती है ना, कोई सीओचओ की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएनएचएम की आने वाली है, नोटसेट नाम की भी कोई चीज होती है, सेंट्रल अस्पताल भी होते हैं जहां पर सैलरी 1.5 लाख होती है। कितनी लाख होती है? 1.5 लाख। क्या करना पड़ेगा? कोचिंग पढ़ना पड़े। कहाँ है कोचिंग? वहां है, लोकल ही जाते हैं। क्या तब आते हैं? क्या तब आते। लेकिन अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं परिवर्तन हो रहा है ना, और कभी भी अचानक से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन का नेचर ये धीरे धीरे होता है ना। देख पा रहा हूं कि अभी रिजल्ट नहीं आया, बच्चे इनको पहले से पता है कि भाई साहब प्राइवेट अस्पताल से घर नहीं चलने वाला है, 5-10 हजार से घर नहीं, खुद का खर्चा भी नहीं चलने वाला इससे, तो है ना। तो मतलब कि ज्यादा सैलरी चाहिए तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, इसके लिए कोचिंग पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो मतलब समझने लग गए बच्चे, है ना। हाँ वेरी गुड। और देखो भाई, एक वहम हो रहा है बच्चों के माइंड में, है ना, मैंने देखा है, हालांकि जहां जाते हैं वहां भी मैं पढ़ाता हूँ ना, कुछ बच्चे दिल्ली पढ़ाता हूँ, मैं जयपुर ही पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे दिल्ली चले जाते हैं, कुछ बच्चे जयपुर चले जाते हैं, कि वहां पर कुछ अलग पढ़ाते होंगे। भाई दिल्ली का पढ़ाता है वो यहाँ भी पढ़ा रहा है, जयपुर जो पढ़ाता है वो यहाँ भी पढ़ा रहा है। फिर भी अगर आपको वहम है तो किसी भी कोचिंग के किसी अपने साथी से नोट्स मिला करके देख लो, आपसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा रहा, आपसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ रहा है ना। तो मतलब वहां भी वही पढ़ना है जो वहां पे यहाँ पढ़ सकते हो, तो इतनी दूर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होना? यहाँ पर तो कितने फायदे हैं, फीस भी शायद यहाँ पर वहां से कम है, रहने वहने का भी इतना खर्चा नहीं लगता, आपका लोकल एरिया है, आपका यहाँ पर फेमिलियर हो आप इससे, है ना, आपकी जान पहचान के बैचमेट्स है, फ्रेंड जूनियर सीनियर है ना, मतलब कोऑपरेटिव माहौल, अच्छी स्टडी हो सकती है ना। तो फिर इतनी दूर का ही जाना। तो भाई देखो, ये जो रिसेप्टर होते हैं लल्ला, व्हाइट डॉट से मैंने जो बनाया है, इन्हें कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर के नाम से हम इन्हें जानते हैं। सर स्ट्रेच रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर का मतलब होता है कि ऐसे रिसेप्टर जो कि ऑर्गन में स्ट्रेचिंग होते ही क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, और सेंसेशन को ब्रेन तक भेज देते हैं कि साहब इस ऑर्गन में क्या हो रही है? स्ट्रेचिंग हो रही है, ताकि ब्रेन उसका क्या कर सके? रेस्पॉन्ड कर सके। अब साहब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन किससे जाती है? ब्रेन तक इंफॉर्मेशन किससे जाती है? नर्व से जाती है। किससे जाती है? नर्व कितने प्रकार की? मोटा मोटी 2 प्रकार की, एक सेंसरी और एक मोटर। एक दोनों का रूप भी होता है, जिसे अपन मिक्स कहते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसमें सेंसरी की भी होती है और मोटर की भी होती है बेटा। मतलब ऑर्गन से सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है कौन सी नर्व? सेंसरी। कौन सी नर्व? फिर ब्रेन इसकी प्रतिक्रिया देता है ऑर्गन को, कौन सी के थ्रू? मोटर। मतलब ब्रेन से रिस्पॉन्स को लेकर के आती है ऑर्गन तक, कौन है? मोटर नर्व। इन्हीं को अफरेंट और इफरेंट नर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लेकिन जब भी ऐसे नाम आते हैं बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। क्या हो जाते हैं भाई? कंफ्यूज। बट नेवर बी कंफ्यूज, है ना भाई साहब। ये मैं जस्ट आई टेक ए डिफरेंट कलर पेन, है ना, मैं यहाँ पर इधर व्हाइट कलर से बना रहा हूं भाई साहब। ये जाने वाली नर्व है,
इसे अपन कहते हैं अफ्रेंट। एक बार लिखो, मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा और कंफ्यूजन को दूर करने वाली ट्रिक भी बताऊंगा। और फिर मतलब कि ये क्या हो रही है, जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, ब्रेन की तरफ। और आप मान सकते हो कि साहब ये क्या है, ब्रेन, बी फॉर ए ब्रेन। फिर ब्रेन से क्या आती है, नर्व आती है बेटा, है ना, ऑर्गन तक जाती है, मतलब ये क्या है, आने वाली है। और बेटा आने वाली का नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसे कहते हैं इफरेंट। इसे क्या कहते हैं, इफरेंट नर्व। और ये कौन सी है बेटा, अफरेंट नर्व। पहले भी मैंने ट्रिक बताई थी नेफ्रॉन के अंदर अफरेंट आर्टीरियल और इफरेंट आर्टीरियल कि पहले भाई देखो, एक का नाम ए से शुरू हो रहा है, एक का नाम किससे हो रहा है, ई से। तो मतलब कि पहले किससे शुरू हो, अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ए आता है। क्या आता है, ए का मतलब अफरेंट है, और अफरेंट का मतलब लेकर के जाना। क्या मतलब, ए है तो पहले सेंसेशन जाएगा, तभी तो इसके जवाब में उत्तर आएगा, तो पहले जाएगा। मतलब अफरेंट नर्व ऑर्गन से किस तक जाती है, तो क्या मैं इस अफरेंट नर्व को दूसरा नाम दे सकता हूं, हैं, दे सकता हूं। सर कौन सा नाम दे सकते हो, सेंसरी नर्व। कौन सा नाम दे सकते हैं बेटा, हम इसे कह सकते हैं सेंसरी नर्व। लेकिन आज के एग्जाम के अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि सेंसरी और मोटर नर्व आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने की, टिपिकल बनाने की कोशिश करता है, तो वो अफरेंट और इफरेंट ही वर्ड देगा, है ना। और 70% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अफरेंट नर्व का मतलब क्या होता है, इफरेंट का क्या होता है। उल्टा कर देते हैं कुछ बच्चे, अफरेंट को मोटर समझ लेते हैं, इफरेंट को सेंसरी समझ लेते हैं। अगर ऐसा समझ लिया, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया बेटा, गलत। क्योंकि फिर इंटरप्रिटेशन भी उल्टी हो जाएगी, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, उल्टा ही आएगा। और वैसा ऑप्शन लगाओगे तो आंसर क्या होना है, गलत ही होना है। तो सिंपल सी ट्रिक है, अफरेंट और इफरेंट में एक का नाम ए से शुरू हो रहा है और एक का नाम है ई से। तो मतलब ए वाला पहले, ए का मतलब अफरेंट पहले, और बेटा पहले क्या जाएगा, सेंसेशन जाएगा। मतलब कि लेकर के जाएगी सेंसेशन को, कौन है, अफरेंट। सेंसेशन को लेके जा रही है, मतलब कौन सी है, सेंसरी नर्व, है ना। और फिर ब्रेन से सेंसेशन को लेकर के ऑर्गन की तरफ आ रही है, मतलब जाएगी तभी तो आएगी, है ना। अब इफरेंट गई है तो आएगी कौन सी, ए। मतलब ए के बाद में क्या आता है, ई आता है, तो आएगी कौन, ई, मतलब इफरेंट आएगी। तो बेटा इफरेंट आएगी मतलब सेंसेशन को ब्रेन से लेकर के ऑर्गन की तरफ आएगी। तो सेंसेशन को ये लेकर के आ रही है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, मोटर नर्व कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे बेटा, मोटर नर्व के नाम से हम इसे क्या कहेंगे। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। अब देखो भाई, इधर ये दीज आर दी ओवर किडनीज, ये सब हमारी क्या है, किडनीज है ना। मैं दोनों को, यूरेटर को बेटा मिला दे रहा हूं किडनी से, है ना। तो किडनी है, किडनी में बना यूरिन, क्या बना बेटा, किडनी में यूरिन। और ये जो यूरिन है, इस यूरेटर से होता हुआ, दिस यूरिन थ्रू दी यूरेटर, दोनों यूरेटर से होता हुआ ये यूरिन कहाँ आने लगता है, कहाँ कलेक्ट होने लगता है, यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ होने लगता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। मैं एक बात और लिख दे रहा हूं, आप भी मेंशन कर लो बेटा, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है बेटा, वो होती है 600 ml। फिर कहूंगा, कहने की बात है, कही जाएगी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, और कहने की बात कही जाएगी बेटा ना। हमेशा बुक्स में डाटा वेरी करता है, अलग अलग बुक पढ़ोगे डाटा क्या होगा, अलग अलग ही होगा। लेकिन एग्जाम में तो आंसर 4 नहीं लगने हैं, 4 में से 1 लगना है बेटा। कुछ बुकों में 600 से 800 ml दे रखा है यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी, कुछ बुकों में 500 से 700 ml दे रखा है ना, कुछ में 800 ml भी दे रखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 600 ml, और क्वेश्चन आए तो आपको क्या लगाना है, 600 ml ही लगाना है। क्या लगाना है बेटा, 600 ml ही क्या लगाओगे आप, आंसर लगाओगे भाई। अब यहां से देखो बेटा कि किडनी ने यूरिन बनाया और यूरेटर से बेटा ये यूरिन किस में आने लगा, ब्लैडर में आने लगा। और एक बात ध्यान रखना कि जब ये यूरिनरी ब्लैडर 50% फिल हो जाता है, कितना बढ़ जाता है,
जब 50% यूरिन भर जाता है तो बेटा ब्लैडर की वॉल में क्या होने लगती है? स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होने लगी? स्ट्रेच। अब जैसे ही स्ट्रेचिंग हुई, अब भाई देखो मैं बिल्कुल ऐसे ही है कि माना किसी की कैपेसिटी है ना 50 किलो वजन ले जाने की है। कितनी कैपेसिटी है? अगर 50 किलो वजन उसकी पूरी कैपेसिटी है तो 5 किलो तो वो हंसता खेलता ले जाएगा, कोई दिक्कत आएगी? 5 किलो में हंसता खेलता वो ले जाएगा। वैसे ही अगर इस ब्लैडर में 50, 60, 100 ml अगर यूरिन कलेक्ट होता है तो स्ट्रेचिंग नहीं होती है, दबाव नहीं बढ़ता है, ब्रेन तक सेंसेशन स्ट्रेचिंग का नहीं जाता है। लेकिन 50 किलो में से तुम 25 किलो वजन रख दो उसके ऊपर, उसे लगेगा कि हाँ मैं कुछ लेके जा रहा हूं, मैं कुछ वजन लेके। बेटा वैसे ही अगर यूरिनरी ब्लैडर 50% क्या हो जाता है, यूरिन से फिल हो जाता है, तो ब्लैडर की वॉल में क्या होती है? स्ट्रेचिंग होती है बेटा। और स्ट्रेचिंग होएगी तो अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव होते ही इन स्ट्रेच रिसेप्टर से होता हुआ ये जो स्ट्रेचिंग का सेंसेशन है किसको जाएगा? ब्रेन को जाएगा। ब्रेन समझेगा कि हाँ भाई इसका मतलब ब्लैडर यूरिन से भर गया है, कम से कम 50% मतलब 250-300 ml यूरिन ब्लैडर में क्या हो गया है? कलेक्ट हो गया है। तो भाई कहने का मतलब अब इस इंसान को ऐसा बताना चाहिए कि भाई तेरे को थोड़ा सा हल्का होके आ जाना चाहिए। क्या हो लेना चाहिए? तेरे को हल्का हो लेना चाहिए। लेकिन ये तो जब पता लगेगा तभी तो पता लगेगा कि मेरे को क्या होना है? हल्का होना है। अभी तो ये सेंसेशन कहाँ गया है? ब्रेन तक। ब्रेन के समझ में आया कि हाँ भाई ब्लैडर आधा भर गया है। आधा भर गया मतलब अब इंसान को हल्का होने के लिए क्या भेज देना चाहिए? अलर्ट। मतलब कि एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ अब मेरे को क्या हो जाना चाहिए? थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए। लेकिन अभी अगर ये चाहे तो कुछ समय तक रोक सकता है, कुछ समय तक रोक सकता है। तो अब देखिए ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रेचिंग के सेंसेशन को, फिर ये जो ब्रेन है ये इफरेंट नर्व के थ्रू, किसके थ्रू? इफरेंट नर्व के थ्रू भाई सेंसेशन भेजेगा। और ये सेंसेशन किसको भेजेगा? इंटरनल स्फिंक्टर को। और देखो लल्ला, इंटरनल स्फिंक्टर, दिस इज इंटरनल स्फिंक्टर। Which muscles are present? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल मीन्स इन, ये हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में नहीं है। तो इफरेंट मसल का सेंसेशन आया और बेटा इस इफरेंट मसल ने इंटरनल स्फिंक्टर को क्या कर दिया? रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स मतलब ओपन कर दिया। रिलैक्स मतलब क्या कर दिया? अब ओपन हो गया तो साहब यहां से यूरिन निकल करके कहां पे आता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और एक्सटर्नल यू कैन सी हियर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर में कौन सी मसल? स्केलेटल मसल, मतलब कि वॉल्यूंटरी मसल, मतलब हमारे कंट्रोल में। हम चाहे तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को बंद कर दे, हम चाहे तो खोल ले। अब जब यूरिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक पहुंच गया तो साहब यूरिन का क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। प्रेशर लगेगा तो ओपन होना चाहेगा। लेकिन इसमें जो मसल्स वो कौन सी है? वॉल्यूंटरी है। हमने क्या करवा दिया? उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। क्या करवा दिया हमने? इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो साहब एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या हो गया? बंद हो गया। मतलब यूरिन पास आउट ही। अब आपकी मर्जी, जैसे आपको समय मिलता है, एप्रोप्रिएट जगह मिलती है, तो कोने में जाकर के और आपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को क्या किया? रिलैक्स किया। और रिलैक्स करते ही आप 2-4 मिनट में क्या हो गए? हल्के हो गए। क्या हो गए? हल्के। कम से कम 400-500 ml तो हल्के हो गए बेटा ना। आधा किलो लगभग क्या हो गया? वजन कम हो गया बेटा। तो देखो इस सारी प्रक्रिया को कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एक्शन का रिएक्शन। मैं इसे कह सकता हूं MR कह सकता हूं। MR बोले तो मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, MR बोले तो क्या है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स।
MR बोले तो क्या है बेटा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। अब समझिए मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन। एक्शन मतलब कि हलचल होना, काम होना। क्या क्या हलचल हुई कि ब्लेडर लगभग आधा भर गया, आधा भर गया तो ब्लेडर की वॉल में क्या हुई, बोलो क्या हुई, स्ट्रेचिंग हुई। तो कौन सा रिसेप्टर एक्टिव हुआ, स्ट्रेच रिसेप्टर। उसने सेंसेशन को अफरेंट नर्व के थ्रू कहां पहुंचाया, ये एक एक्शन हुआ। ये क्या हुआ, एक एक्शन, हलचल हुई। अब ब्रेन ने इस सेंसेशन को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, समझा कि इसका मतलब ब्लडर में यूरिन कलेक्ट हो गया है, लगभग आधा भर गया है, ब्लडर की जो वाल है मसल है वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो भाई इस इंसान को एक मैसेज भेजना चाहिए कि भाई तेरा हल्का होने का समय आ गया है ना, अभी हो ले, या चाहे तो थोड़ा रुक करके भी हो सकता है क्योंकि इसके पास में एक्सटर्नल स्पिंटर भी है ना। तो मतलब अब ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया, अब ब्रेन इफरेंट नर्व के थ्रू मैसेज भेजेगा और ये इफरेंट नर्व के थ्रू सेंसेशन आएगा और ये इफरेंट नर्व किसको रिलैक्स कर देगी, इंटरनल स्पिंटर को। रिलैक्स करने का मतलब पहले इंटरनल स्पिंटर क्लोज था, अब रिलैक्स हो गया, मतलब क्या हो गया, ओपन हो गया। तो यूरिन इंटरनल स्पिंटर को क्रॉस करते हुए कहा टकराया, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल स्पिंटर पे क्या लगा, दबाव लगा, मतलब वो बाहर आना चाह रहा है। लेकिन एक्सटर्नल स्पिंटर में कौन सी मसल है, वॉल्यूंटरी मसल, मतलब वो हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, यस और नो। तो कर सकती है, अगर एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कौन सी मसल को, एक्सटर्नल स्पिंटर की। और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे तक रोक करके रख लेते हैं, क्या रखते हैं। लेकिन जब 500 ml, 550 ml, 600 ml तक बात पहुंच जाती है तो भाई साहब एक्सटर्नल स्पिंटर पे यूरिन का इतना दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो दबाव भी इतना दबाव बढ़ जाता है कि अब तो मतलब या तो भाई साहब यहाँ पे 2 काम हो सकते हैं। कोई दरवाजा है, थोड़ा सा धक्का दिया, नहीं खुला क्योंकि अंदर से क्या था, लोग था, लेकिन आपने बहुत जोर से ताकत लगाई, तो बहुत जोर से लगाया तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, दरवाजा टूट जाएगा। तो यहाँ पर 2 काम है कि या तो ब्लेडर के अंदर यूरिन इतना ज्यादा कलेक्ट हो गया कि एक्सटर्नल स्पिंटर इस ब्लेडर के प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, ओपन, और ओपन हो जाएगा तो यूरिन क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। और आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे तो करते ही करते हैं बिकॉज उनमें ये रिफ्लेक्स प्रॉपर डेवलप होता नहीं है, लेकिन कई बार एडल्ट के अंदर भी क्लोथ के अंदर यूरिन क्या हो जाता है, पास आउट। वो किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल स्पिंटर की स्केलेटल मसल में वीकनेस की वजह से। किसकी वजह से, वीकनेस की वजह से वो प्रॉपर कंट्रोल इस पे नहीं बना पाता है। उसे लगता है कि हाँ मैं रोक लूंगा, थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ी, प्रेशर बढ़ा यूरिन का, और एक्सटर्नल स्पिंटर क्या हो गया, ओपन हो गया, और बेड स्विमिंग पूल बन गया। क्या बन गया, स्विमिंग पूल बन गया। वो वीकनेस की वजह से होता है। अब देखो, लेकिन कि सर अगर किसी पर्सन में वीकनेस नहीं है, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है एक्सटर्नल स्पिंटर की मसल, बिकॉज वो डेली एक्सरसाइज करता है, विशेष तौर से केगल एक्सरसाइज करता है, उसकी एक्सटर्नल स्पिंटर की मसल्स क्या है, बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भाई साहब उसका तो खुलेगा ही नहीं, तो क्या होएगा साहब, यहाँ पे यूरिन का कलेक्शन बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, ब्लड स्ट्रेच होता जाएगा। और बेटा अब यहाँ पे गैर लग जाएगा रिवर्स। क्या गैर लग जाएगा, जहां से आ रहा था यूरिन उसमें उल्टा जाने लग जाएगा, मतलब यूरेटर से अब यूरिन किस में पहुंच जाएगा, किडनी में पहुंच जाएगा, और एक बीमारी हो जाएगी, एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। आपने नाम सुना होगा जिसका, हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। इसलिए मेरी सलाह यही है
कि एक आध घंटे थोड़ी देर तक तो ठीक है, आप अपने कंट्रोल में रखना है ना एक्सटर्नल स्फिंक्टर के द्वारा। लेकिन अगर बहुत देर तक आपने दबा के रखा अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस से बचने के लिए आपको सही जगह का सही इस्तेमाल सही समय पर कर लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। इसलिए रोकना, लेकिन ज्यादा समय तक भी नहीं रोक। भाई ये डायग्राम बनाया आप सभी ने, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि यहां पर लिखवा दे रहा हूं मैं, क्या आपने लिख लेना कि साहब यहां पर क्या पाया जाता है, ट्राइगोन पाया जाता है। ट्राइगोन का मतलब 3 ओपनिंग्स होता है, 3 ओपनिंग्स। और ये 3 ओपनिंग्स किस किस की होती है बेटा, किस किस की होती है, एक तो होता है राइट यूरेटर, एक होता है कौन सा, लेफ्ट यूरेटर, यूरेटर, और एक किसकी होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। इस प्रकार से क्या होती हैं, 3 ओपनिंग्स होती हैं। इसलिए ब्लेडर को हम कहते हैं, सर क्या कहते हैं, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं बेटा, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते। बस इतना ही अब है ना। हाँ, अब इसके बाद में कुछ एनाटॉमी की चीजें हैं, वो हम अलोंग विथ एमएसएन भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। लेकिन अब एमएसएन पढ़ना जरूरी हो गया है, क्योंकि डिजीज पोर्शन भी काफी लंबा है। और भाई देखो, ये तो कंपलसरी है कि एमएसएन को समझने के लिए एनाफिजियो का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो फिर कोरिलेशन नहीं बन पाता है। इतना आपने काफी 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए आपको एनाफिजियो पढ़ते हुए, है ना। तो आज अपन बेटा शुभारंभ करते हैं रीनल सिस्टम के एमएसएन का। किसका शुभारंभ करते हैं, एमएसएन। एमएसएन बोले तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। हाँ बेटा बोलो, यस। यूरेथ्रा का साइज भी पढ़ाएंगे, जब यूरेथ्रल डिसऑर्डर आपको पढ़ाएंगे तब, है ना। हाँ, यूरेथ्रा भी आपने पढ़ा होगा, 3 प्रकार का होता है, प्री प्रोस्टेटिक होता है ना, प्रोस्टेटिक होता है ना, और एक सेमिनल टाइप का, मतलब कि पेनल यूरेथ्रा भी होता है। पढ़ाएंगे यूरेथ्रा के अंदर, पढ़ाएंगे जब डिसऑर्डर्स अपन पढ़ाएंगे तब, है ना। हाँ, तो डिजीज पोर्शन की अपन बात करने वाले हैं बेटा। आज अपन विशेष तौर पर ब्रेक के बाद में क्या पढ़ेंगे, डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे। और डिजीज पोर्शन में भी सबसे पहले और जो भारी जो डिजीज है बेटा, और जहां से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, और उसका नाम क्या है, रीनल फेल्यूर। इसका नाम क्या है बेटा, रीनल फेल्यूर है। इसके बारे में हम एक छोटे से ब्रेक के बाद में डिस्कशन करेंगे, है ना।